हम लोग देखेंगे फ्लड प्रोन एरिया ऑफ भारत, मतलब कि भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बाढ़ किसे बोलते हैं। तो बाढ़ मतलब क्या होता है कि जो नदी के तटवर्ती जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे उच्च जल स्तर की स्थिति हो जाती है, जिसके वजह से उसके आसपास के स्थल या किनारे पर अगर पानी का भराव हो जाता है तो वो बाढ़ जैसे स्थिति बन जाती है, जिसे हम लोग बाढ़ देते हैं। अगर सामान्य रूप से बात करें तो जो बाढ़ है पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं बाढ़ आता है तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है या सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है तो वो आपको बांग्लादेश होता है। उसके अलावा और भी बहुत से देश हैं, मतलब भारत भी उसे लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी बाढ़ बृहद पैमाने पर आता है। फिर उसके बाद से देखते हैं कि जो भारत में बाढ़ का जो विभिन्न क्षेत्र है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे प्रमुख रूप से बाढ़ आते हैं। तो विशेष रूप से ये देखिए कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून वाले जो क्षेत्र मानसून होता है उसमें जो वर्षा होती है उसके वजह से जो यमुना हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, चाहे आदि जो विभिन्न जो नदियाँ होती हैं वो बाढ़ का कारण बनाती हैं। मुख्य रूप से अगर बात करते हैं कि जब भी इस नदियों में पानी का बहाव तेज होता है या पानी की अधिकता होती है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में या इलाकों में वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। अगर भारत में प्रमुख रूप से जो बाढ़ प्रवणता वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे अधिकतर या तीव्र रूप से बाढ़ आती है, उसमें अगर बात करें तो आपको पंजाब देखने को मिल जाएगा, हरियाणा होगा, उत्तर प्रदेश होगा, उत्तरी बिहार होगा, पश्चिम बंगाल होगा, ब्रह्मपुत्रा की घाटी होगी, और तटवर्ती जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, या दक्षिणी जो गुजरात वाला जो क्षेत्र होता है, या जो अधिकांश जो ये गंगा के मैदानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आती है, या यानी कि यहाँ पे तीव्र रूप से बाढ़ आती है। इसके अलावा देखा गया है कि माने कुछ वर्षों में या विगत वर्षों में ये देखा गया है कि जो केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया, जो दक्षिणी भारत के क्षेत्र है, वहाँ पर भी बाढ़ जैसी स्थिति आती है, यानी वहाँ पर बाढ़ आती है। वहीं अगर उत्तर भारत में बात करते हैं तो उत्तर भारत में प्रमुख रूप से जो गंगा हो गई, या ब्रह्मपुत्रा हो गई, कोसी हो गई, दामोदर हो गई, महानदी हो गई, इसके जो निचले और मध्य जो मार्ग होता है वहाँ पे हमेशा देखा गया है कि बाढ़ की जैसे स्थिति हो जाती है, यानी कि यहाँ पे तीव्र रूप से बाढ़ आता है। वहीं अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं या दक्षिणी भारत के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि प्रायद्वीपीय भारत में कठोर चट्टानें होने की वजह से उसकी जो घाटियाँ होती हैं वो ज़्यादा उथली यानी कि छिछली होती है, जिसकी वजह से जैसे भी पानी की उसमें अधिकता आती है तो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मतलब कि जल भराव हो जाता है आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो रिहायशी एरिया हो, चाहे आपका कृषिगत क्षेत्र हो, उसमें पानी के भराव हो जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अगर प्रमुख रूप से बात करें कि बाढ़ क्षेत्र भारत में कौन कौन सा है, तो आपको उत्तर पश्चिम जो नदी क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति होती है। दूसरा अगर बात करते हैं तो जो गंगा गंगा नदी क्षेत्र है उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति होती है। तीसरा आपका ये ब्रह्मपुत्रा नदी क्षेत्र है, और चौथा अगर बात करते हैं तो ये मध्य और डेक्कन भारत वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति होती है। अब आइए एक एक करके देखते हैं इसको कि ये कौन कौन सा क्षेत्र है और कहाँ आता है। तो जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो विशेष रूप से आप देखिए ये पंजाब हो गया, चाहे हिमाचल प्रदेश हो गया, या कुछ पार्ट आपका राजस्थान वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब कि अक्सर बाढ़ आता रहता है, यानी कि यहाँ पे बाढ़ सिंचित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अपर्याप्त जो जल की निकासी की सुविधा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। अगर हिमालय में बात करते हैं तो बाढ़ ज़्यादातर बादल फटने हो गया, चाहे जो हिम वाली जो झील होती है उसके फटने से होता है। खास करके आप उत्तराखंड में भी देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ये बादल के फटने की वजह से जब पानी का बहाव तेज हो जाता है तो उसके जो तटवर्ती या जो निचली वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे भी जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। अगर वहीं दूसरी बात करते हैं तो गंगा तटीय क्षेत्र, जब गंगा तटीवर्ती क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख रूप से इसमें देखेंगे जो भारी वर्षा होती है इसकी वजह से उस क्षेत्रों में बाढ़ आती है। उसके अलावा देखेंगे भूकंप हो गया, चाहे अनियमित रूप से जो रेत खनन होता है उसकी वजह से क्या होती है कि जो उस क्षेत्र की नदियाँ होती हैं वो छिलछिली हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी मतलब कि नदियों में पानी की अधिक होती है तो आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। अगर वहीं तीसरी बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा तटीय क्षेत्र। अब ब्रह्मपुत्रा तटीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो खास करके आपको पता है कि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र होता है वहाँ पे वर्षा मतलब कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होती है। आपको मानसीराम के बारे में पता होगा, फिर से गारो खासी जयंतिया के क्षेत्र पता होगा, जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके अलावा भी इस क्षेत्र में मतलब कि ज़्यादा संघनन वन होने की वजह से यहाँ पे वर्षा की मात्रा काफ़ी होती है। तो एक तो वर्षा की मात्रा काफ़ी होती है जिसकी वजह से देखेंगे भूस्खलन हो जाता है या भूकंप वहाँ पे आती है, जिसकी
जिसकी वजह से क्या होता है, जो नदी है उसका जो प्रवाह होता है उसमें बाधा आती है, या उसमें कह लीजिए कि भूस्खलन और भूकंप आने की वजह से छिछली हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी पानी उस क्षेत्र में आता है तो बाढ़ जैसी स्थिति के रूप ले लेता है। दूसरी बात यह है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जैसे कि मान लीजिए आपको उत्तरी क्षेत्र में, जैसे चीन वाले क्षेत्र में जब पानी ज़्यादा मतलब कि वर्षा वर्षा जैसे स्थिति होती है तो लोग अपने तरफ से जब पानी छोड़ते हैं, तो जो भी मतलब कि ब्रह्मपुत्रा या उसकी सहायक नदियाँ है उस क्षेत्रों में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा मतलब अधिक तीव्र रूप से आता है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, इससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। वहीं अगर चौथे क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, मध्य भारत और दक्कन वाला क्षेत्र में बात करते हैं, तो विशेष करके ये देखेंगे कि आपको समुद्री क्षेत्र यानी कि जो आपको ये क्या बोलते हैं, ये पूर्वी घाट हो गया, पश्चिम घाट वाला जो क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो समुद्र का स्तर जब बढ़ता है तो आसपास के क्या होता है, क्षेत्रों में पानी आ जाता है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद से क्या होता है कि उसकी तटी कटाव होता रहता है, जैसे समुद्र की लहरें आती है तो आसपास के क्षेत्रों का कटाव करती है, जिसकी वजह से भी पानी भर जाता है। उसके बाद से अगर ये समुद्री क्षेत्र है, जैसे कि आपको पूर्वी हिमालय पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, तो अक्सर यहाँ से समुद्र से क्या होता है, चक्रवात बहुत तेजी रूप से उठता है, फिर उठने के बाद से क्या होता है, तटवर्ती क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से भारी वर्षा होती है और आसपास के क्षेत्रों में जल जमा हो जाता है, तो भी एक बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अब ये देखते हैं कि प्रमुख रूप से बाढ़ का कारण कौन कौन सा होता है। तो जब प्रमुख रूप से बाढ़ के कारणों के बारे में बात करते हैं तो तीन कारण होता है। एक होता है मौसमी संबंधित कारक, दूसरा होता है आपको भौतिक कारक, और तीसरा होता है मानवीय कारक। अगर मौसमी कारक के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपका भारी वर्षा हो गया, फिर से ये चक्रवात हो गया, बादल का फटना हो गया। वहीं अगर भौतिकी कारक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो नदियाँ होती है उसमें ये बड़े जलग्रहण जो क्षेत्र होता है उसमें अपर्याप्त जल की निकासी की व्यवस्था होती है। अगर मानवीय कारकों में बात करते हैं तो वनों की कटाई हो गई, दोषपूर्ण कृषि अभ्यास हो गया, ये बांधों का टूटना हो गया, और जो रैपिड मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे त्वरित ये अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी कहीं कहीं देखा गया है कि जल निकासी की जो व्यवस्था होती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल मतलब कि अर्बन डेवलपमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में जब भी थोड़ा सा पानी की अधिकता होती है या बाढ़ जैसे बारिश तेज होती है तो बाढ़ का रूप ले लेता है। तो यानी कि यह मुख्य रूप से तीन कारक होता है। अब आइए देखते हैं एक एक करके कि इसमें क्या है। जैसे अधिक वर्षा के बारे में बात करते हैं तो जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है, या संपूर्ण रूप से जो बात करेंगे जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे मतलब क्या होता है, बाढ़ आना एक आम बात होती है, क्योंकि मानसून के मौसम में वर्षा मतलब कि अत्यधिक होती है। अत्यधिक होने की वजह से क्या होता है कि आसपास के जो क्षेत्र होता है उसमें जल भराव हो जाता है, जैसे कि बाढ़ की स्थिति बन जाती है। वहीं अगर दूसरे बात करते हैं कि कौन कौन से कारक है, तो इसमें होता है बर्फ़ का पिघलना। यानी कि क्या होता है कि आप लोग देख लें कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो जब तापमान बढ़ता है तो आपको जो हम लोगों का उत्तरी भारत वाला जो क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ़ और ग्लेशियर पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जब वहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो क्या होता है, ग्लेशियर का पिघलाव जब ज़्यादा होता है, जब ग्लेशियर का पिघलाव तेज होता है तो क्या होता है कि जो हमारी नदियाँ जो पहले प्रवाहित होती थी वहाँ पे जो जलधारा होता है वहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब इसकी जल मात्रा बढ़ जाती है तो जब वहाँ से ऊपर से नीचे जब नदियाँ उतरती है तो क्या होता है कि आसपास के क्षेत्रों में पानी का भराव हो जाता है, जो बाढ़ का एक स्वरूप ले लेती है। अगर तीसरा बात करते हैं तो आपको ये साइक्लोन और तूफान मतलब कि चक्रवात और तूफान की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो इंडिया है या पूरे दक्षिणी जो भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वो दो तरफ से सागरों से घिरा हुआ है, अरब सागर और ये आपका बंगाल की खाड़ी। तो जब भी मतलब कि तापमान जब ज़्यादा होता है तो समुद्र के अंदर जब क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब कि निम्न वायुदाब बनता है, जिसकी वजह से चक्रवात बनती है। चक्रवात बनने की वजह से क्या होता है कि एक मतलब कि चक्रवात बनकर फिर धीरे धीरे क्या होता है, तटवर्ती क्षेत्र में आती है। तटवर्ती क्षेत्र में आने पर क्या होता है कि भारी वर्षा करती है। भारी वर्षा करने की वजह से जो तटवर्ती वाले जो इलाके होते हैं उस क्षेत्र में पानी का भराव हो जाता है, जो कि एक बाढ़ का स्वरूप ले लेता है। वहीं अगर तीसरा बात करते हैं कि नदी में अति प्रवाह यानी कि रिवर ओवरफ्लो होता है। तो रिवर ओवरफ्लो की दशा कब हो सकती है, मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में अगर तेज वर्षा होती है, या वही मान लीजिए कि बर्फ़ हो गया, ग्लेशियर होगा, उसके पिघलने के बाद से क्या होता है कि जो नदी प्रवाहित होती थी उसमें जल का मात्रा बढ़ जाता है। तो जब वो तेज़ी से फ्लो करने लगती है तो जो ऊपरी वाला क्षेत्र होता है वहाँ से तो तेज़ी से फ्लो करके आती है, लेकिन जैसे ही निचली क्षेत्र में जब आती है तो वहाँ पे उसका फ्लो घट जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ मतलब कि नदियाँ भी छिलछिली हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में पानी का भराव हो जाता है। तो क्या होता है, ये भी एक बाढ़ का स्वरूप ले लेता है।
उसके बाद से अगला बात करते हैं तो ये तटबंध का टूटना, यानी कि डैम का कोलैप्स होना होता है। मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है जहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब कि पानी को रिजर्व करके रखा गया है, लेकिन अगर उस क्षेत्र में अगर मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र से पानी अधिक आ जाता है या तीव्र वर्षा हो जाती है जिसकी वजह से जल स्तर बढ़ जाता है, तो जो मतलब कि डैम होता है, जो उसकी पानी के रखने की क्षमता होती है, अगर उससे ज़्यादा होती है, चाहे अगर मान लीजिए वो डैम पुराना अगर हो गया है, तो जो उसकी क्षमता होती है उससे जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि बाढ़ टूट जाता है। बाढ़ टूटने की वजह से क्या होता है कि जो अगर आसपास के अगर रिहायशी एरिया है तो घरों में पानी चला जाता है। अगर वो आपको एग्रीकल्चर भूमि है तो मतलब कृषि वाले क्षेत्रों में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। वहीं अगला बात करते हैं सुनामी। जब सुनामी के बारे में बात करते हैं तो सुनामी भी एक प्रकार के या तो मतलब समुद्र के अंतर्गत या तो भूकंप आना या ज्वालामुखी के फटने की वजह से, जब समुद्र के अंतर्गत अगर ज्वालामुखी उत्पन्न होता है या भूकंप आता है तो वो सुनामी के रूप ले लेता है। जब सुनामी के रूप लेता है तो जो सागर होता है उसकी विशाल लहरें देखी गई है कि बहुत तेज ऊपर से उठती है, उठने के बाद से क्या होता है कि तटवर्ती के क्षेत्र में आती है। तो जब विशाल लहरें भूमि के पास आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र होता है वहाँ पानी का जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ बाढ़ का स्वरूप ले लेती है। उसकी वजह से अगला इसमें कारण होता है वनों की कटाई, मतलब डिफारेस्टेशन। डिफारेस्टेशन का मतलब यह है कि अगर किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए वनस्पति है या उसकी जब अनुपस्थिति पाई जाती है या किसी भी क्षेत्र में वनों की कटाई की जाती है तो क्या होता है वहाँ पे मिट्टी का कटाव होने लगता है, भूस्खलन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है आसपास की जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे प्रवाहित होकर नदियों में चली जाती है। नदियों में जाने के बाद से क्या होती है कि उसकी घाटी को छिलछिला कर देती है। जब छिलछिला कर देगी तो जो पानी पहले प्रवाहित होता था नदियों में उसकी मात्रा घट जाती है, यानी कि जैसे भी पानी बढ़ता है नदियों में और छिलछिले होने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बाढ़ का स्वरूप ले लेती है। तो यानी कहीं ना कहीं वनों की कटाई भी एक कारण है जिसकी वजह से बाढ़ आता है। उसके बाद से बात करते हैं कि भारत में ये बाढ़ का प्रभाव क्या पड़ता है। तो अगर प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है जीव जन की क्षति होती है, यानी कि जब भी मतलब कि बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो उसमें जान और माल का दोनों की क्षति होती है। तो मुख्य रूप से देखिए राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, यानी कि जिसको एनडीआरएफ बोला जाता है, उसने मतलब कि एक आंकड़ा निकाला है कि जो मतलब कि भारत में और विभिन्न प्रकार के जैसे कि मान लीजिए सूखा का हो गया, फिर से देखिए आपका एवलांच आता है ऐसे या अन्य या भूकंप आता है, अन्य किसी भी प्रकार के जो भी मतलब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उनमें से बाढ़ एक एक है। और ये देखा गया है कि हर साल बाढ़ की वजह से लगभग औसतन 1600 लोगों की जान चली जाती है। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि बाढ़ का प्रभाव मतलब कि जीव जन की क्षति पहुंचाती है। दूसरा इसमें है संपत्ति का क्षति होना। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ जैसी स्थिति आती है या बाढ़ का पानी जब बढ़ जाता है तो क्या होता है कि बाढ़ का पानी जो है घरों में, इमारतों में या सड़कों में या आसपास के जो पुल होते हैं, रेलवे होते हैं या बिजली लाइन होता है, कोई भी प्रकार के या तो ये संचार नेटवर्क हो गया या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो क्षेत्र होता है, क्या होता है जब पानी बहता है या पानी के जब जमाव होता है तो आसपास के जितने भी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको ध्वस्त कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है संपत्ति की मतलब कि क्षति होती है। या ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे मतलब बाढ़ जैसी स्थिति आ गया तो वहाँ फसल या पशुओं या वाहनों की मतलब क्षति होती है, तो वहाँ पे क्या होता है संपत्ति की क्षति हो जाती है बाढ़ की वजह से। अगला इसमें कारण है बाढ़ आने की वजह से क्या होता है लोगों का विस्थापन हो जाता है। यानी जब भी बाढ़ की स्थिति आती है तो लोग क्या करते हैं अपना माने बाढ़ की स्थिति आती है तो अपना घर दौर छोड़कर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं, वहाँ पे शरण लेने के लिए वो विवश हो जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो जो उनका सामान्य जीवन है चाहे आजीविका है उसमें बाधा पहुँचती है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पे देखिए जो खाद्य पदार्थ होता है उसकी कमी पाई जाती है, स्वच्छ उनको जल नहीं मिल पाता है, स्वच्छता की कमी होती है, स्वास्थ्य की देखभाल नहीं अच्छे से हो पाती है, और जो शिक्षा होता है वो भी उधर मतलब अवेलेबल नहीं होता है, तो ये सभी प्रभावित होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि बाढ़ आने से लोगों का विस्थापन होता है जिससे उनकी आजीविका पे मतलब आजीविका के लिए या जो दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है उसको प्रभावित करता है। अगला इसमें है आर्थिक क्षति। आर्थिक क्षति का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई अगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर लैंड है या कृषिगत भूमि है, तो उस क्षेत्र में अगर बाढ़ आती है तो जो फसलें होती है वो नुकसान हो जाती है। उसके बाद से अगर ऐसी कोई क्षेत्र है जहाँ पे औद्योगिक लगा हुआ है तो औद्योगिक क्या होता है औद्योगिक जो उत्पादन होता है उसमें बाधा आती है। ऐसे कोई क्षेत्र है जहाँ बाढ़ आई है जहाँ मतलब व्यापार और वाणिज्यिक कार्य होता है तो वो भी इससे प्रभावित
प्रभावित होती है। उसके साथ साथ देखेंगे कि जो राहत और पुनर्वास वाला जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसमें भी ज़्यादा खर्चा लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आर्थिक वृद्धि और विकास का जो दर होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं अगर हमारी सांस्कृतिक धरोहर है या प्राकृतिक आकर्षण वाला क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में वर्षा आती है तो क्या होती है, उसकी भी क्षति होती है, जिसकी वजह से पर्यटन क्षेत्र जो होता है वो भी प्रभावित होता है। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि बाढ़ आने की वजह से हमारी आर्थिक क्षति होती है। उसके बाद से जो अगला इसमें कारण बनता है प्राकृतिक ये पर्यावरणीय क्षरण होता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर मतलब कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पे आपको देखेंगे मृदा अपरदन होता है, जो वनस्पति और जीव होती है उसके प्रवासन में बदलाव आ जाता है। मतलब कि अगर कोई पेड़ पौधे हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, या किसी क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र में बाढ़ आती है जहाँ पे मान लीजिए कोई जीव जंतु रहती है तो उनको क्या होता है, प्रवासन करना पड़ता है। फिर आसपास के जो जल स्रोत होते हैं वो प्रदूषित हो जाते हैं, भूस्खलन आने लगती है, उस क्षेत्र में महामारी के आने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि विभिन्न रूप से देखा जाए तो ये पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। उसके बाद से अगर बात करते हैं कि भारत में जो बाढ़ आता है उसका प्रबंधन हेतु समाधान क्या क्या किया जा सकता है, तो जब समाधान के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो समाधान है। पहला ये है संरचनात्मक उपाय कीजिए, मतलब कि स्ट्रक्चरल मेजर लीजिए। दूसरा होता है गैर संरचनात्मक उपाय कीजिए, मतलब कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर लीजिए। तो जब हम संरचनात्मक उपाय के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, भंडारण जलाशय मतलब कि स्टोरेज रिजर्वायर बनाइए। यानी कि कृत्रिम रूप से क्या करिए कि जो उच्च जल प्रवाह वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या करिए, जल को संग्रहित करिए, और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है, जो निम्न क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है तो उसको क्या करिए, उसको छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जल की भी आपूर्ति हो जाएगी, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में जो बाढ़ की मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। अगर मतलब मान लीजिए कि अगर ये क्या बोलते हैं जलाशय बना कर रखे हैं तो उस पानी से आप सिंचाई भी कर सकते हैं, बिजली का भी उत्पादन कर सकते हैं। अगर आसपास के जो क्षेत्र है उसकी जल आपूर्ति यानी कि पेयजल आपूर्ति भी कर सकते हैं, या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे औद्योगिक उद्योग के लिए आप चाहे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि आपसे ये फ़ायदा होगा, दूसरी चीज़ ये है कि उस क्षेत्र में बाढ़ आना कम हो जाएगा। दूसरा इसमें है आप तटबंध बनाइए। यानी कि तटबंध बनाने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मतलब कि जल प्रवाह को एक चैनल के रूप में या उसके किनारे के भीतर में सीमित कर दीजिए। यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर मतलब कि मान लीजिए कि पानी का बहाव तेज होता है तो वहाँ पर तटबंध बनाकर पानी को रोका जा सकता है, फिर अपने हिसाब से थोड़े थोड़े करके पानी को छोड़ा जा सकता है, जिससे आगे जल के पानी जो जाएगा वो मतलब कि एक बाढ़ का स्वरूप नहीं लेगा, जिससे कि जन और धन की क्षति न हो सके। उसको से जो अगला बात करते हैं इसमें आप ये कर सकते हैं डाइवर्जन ऑफ डैम। यानी कि डैम एक ऐसा बनाइए कि मतलब कि जहाँ से क्या हो ना कि पानी का, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में पानी का बहाव होता है, अगर उस क्षेत्र में पानी के बहाव पहले से अधिक है तो आप वहाँ पे एक डैम बनाकर जो पानी है उसको दूसरे तरफ मोड़ के, मतलब एक चैनल के माध्यम से उसको दूसरे तरफ परिवर्तित करके दूसरे प्रयोग के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र होते हैं जहाँ सिंचाई की सुविधा हो गई, चाहे पेयजल का उपलब्धता कराना अगर होता है तो वहाँ पे एक डैम बनाकर उसको डाइवर्ट करिए, डाइवर्ट करके दूसरे क्षेत्रों में पानी ले जाकर उसका प्रयोग कीजिए। इससे क्या होगा, उस पानी की यूज भी हो जाएगा और जिस क्षेत्र में पहले बाढ़ आती थी अब बाढ़ जैसी स्थिति भी नहीं रहेगी। वहीं अगर गैर संरचनात्मक के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या है, जो राष्ट्रीय बाढ़ ये प्रबंधन कार्यक्रम चलाया गया था 1974 में। इसमें क्या हुआ ना कि तीन मतलब कि चरणों में विभाजित किया गया था। पहला जो चरण था इसमें तत्कालिक व्यवस्था, दूसरा था अल्पकालिक व्यवस्था और तीसरा था इसमें दीर्घकालिक व्यवस्था। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि जो तत्कालिक बाढ़ प्रबंधन है इसमें क्या किया जा सकता है। तो इसमें आप संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा कीजिए, फिर जो अल्पकालिक बाढ़ सुरक्षा होता है उसकी उपाय को करके उसको सीमित कीजिए। दूसरा होता है अल्पकालिक। जब अल्पकालिक होता है तो इसमें क्या होता है कि जो नदी के किनारे होता है वहाँ पे तटबंध का निर्माण करवाइए। जो तीसरा उसमें होता है दीर्घकालिक। इस चरण में क्या होता है कि जो वर्षा के पानी है उसका भंडारण कीजिए, नदी या सहायक नदी है वहाँ उसके जलाशय का निर्माण करवाइए और ज़रूरत जहाँ पड़े उसका वो प्रयोग किया जा सके। उसको अगला इसमें सुझाव है कि जो समुद्री क्षेत्र होता है वहाँ पे बाढ़ नियंत्रण बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि भारत की अगर बात करते हैं इसकी तटवर्ती अगर लंबाई के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है 6100 किलोमीटर लंबी है, यानी कि बहुत ही बड़ा मतलब कि इसकी तटवर्ती क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी उसमें मुख्य रूप से बात करेंगे तो पश्चिमी और पूर्वी तट वाले क्षेत्र शामिल होते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि जो समुद्र के किनारे जो तटवर्ती पर जो क्षरण होता है उसको रोकने के लिए परियोजना मतलब कि लागू कीजिए, बाढ़ नियंत्रण उपाय कीजिए। जो ये क्या होता है कि लंबी
लंबी जो समुद्री अवरोध बनाई जा सकती है, जिसकी वजह से बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। जो समुद्री तट होता है उसको जो समुद्री जो क्षरण होता है उससे रोकने के लिए या बचाव के लिए उपाय करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, उस क्षेत्र में बाढ़ के प्रभाव कम हो सकते हैं। उसकी वजह से होता है बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी, यानी कि जो फ्लड फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम को लगाइए, मतलब कि जो मौसम संबंधी जो भी मतलब कि मौसम संबंधी हो गया या जल विज्ञान संबंधी जो आंकड़े होते हैं उसके आधार पर अगर बाढ़ आने वाली स्थिति है तो पूर्वानुमान लोगों को सूचित कीजिए कि हाँ, इस क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति होने वाली है। तो लोग अपनी सहूलियत या अपने हिसाब से उसको मतलब कि अपना बचाव करेंगे, अपने मतलब ऊंचे स्थानों पर जाएंगे, जरूरी जो सामान है उसको लेकर चले जाएंगे। तो मतलब कि जो जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है कि हाँ, आज इस क्षेत्र में इतना वर्षा होने वाला है, या इस साल इतने से सामान्य से कम या सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने वाला है। तो इसी तरह से बाढ़ फोरकास्टिंग की भी बतानी चाहिए कि किस क्षेत्र में कब बाढ़ आने की स्थिति है। इस वजह से वहाँ के जो यात्रा अधिकारी है या वहाँ के जो रहने वाले रिहायशी लोग हैं वो अपने आप को मतलब प्रिपेयर कर सके इससे बचाव के लिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण, मतलब कि जो फ्लड प्लेन जोनिंग बनाने की बात करते हैं। फ्लड प्लेन जोनिंग की बात होता है तो इसमें मतलब ये देखिए ना कि आप ऐसे कीजिए कि जो संवेदनशील या उपयोगिता के आधार पर जो भूमि होता है, भूमि के उपयोग पर प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विकास की गतिविधि अगर चल रही है तो उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। जो अगर मानव बस्ती या आधारभूत संरचना अगर जो जोखिम पहुँचाने वाली है तो उसकी वजह से क्या किया जा सकता है, उसकी क्षति को कम किया जा सकता है। यानी कि आप एक फ्लड जोन बनाइए। फ्लड जोन अगर बनाते हैं उसके लिए कोई ये निर्देश जारी कीजिए, गाइडलाइन जारी कीजिए। उसके आधार पर क्या कीजिए कि अगर कोई फ्लड जोन है तो वहाँ पे कोई भी विकास का कार्यक्रम हो रहा है तो उसको न कीजिए। मानव का विकास वहाँ पर किया जा रहा है तो उसको न कीजिए। कोई आधारभूत संरचना अगर उस क्षेत्र में की जा रही है तो उसको न किया जाए। इससे क्या होगा, अगर फ्लड जोन अगर घोषित हो चुका है, अगर आप उस क्षेत्र में कोई भी मतलब कि संरचनात्मक अगर कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल उस क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति आएगी, जिससे क्या होगा, जन और धन दोनों की क्षति होगी। तो क्या करिए कि आप पूरे देश को जिस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा आती है उसको क्या करिए कि फ्लड जोन एरिया में बांटिए। अब बांटने के बाद से उसको मतलब कि क्या कीजिए कि प्रोहिबिट कीजिए, रिस्ट्रिक्ट कीजिए, रेगुलेट कीजिए। यानी कहने का मतलब है ना कि वहाँ पे क्या है कि लोगों का बसाव कम कीजिए, संरचनात्मक वहाँ पे मतलब कि संरचनात्मक सुविधा कम मुहैया करवाइए, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर फ्लड जैसी स्थिति बनती है तो उससे नाश न हो। उसके बाद से क्या होना कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है तो मतलब कि फ्लड इंश्योरेंस, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मतलब हेल्थ इंश्योरेंस होता है, फिर कृषि इंश्योरेंस होता है, ऐसे ही एक फ्लड इंश्योरेंस मतलब कि लाना चाहिए। फ्लड इंश्योरेंस लाने का मतलब क्या है कि जो अगर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ जैसी स्थिति आती है या उससे नुकसान होता है तो उससे लोगों को मतलब कि क्या करें, मुआवजा प्रदान किया जा सके, जिससे उनकी आजीविका बने रहे, या उससे उनका मतलब या सरकार भी जो राहत और पुनर्वास के कार्य करता है उसमें बोझ कम पड़े। जैसे कहने का मतलब कि कोई क्षेत्र अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में कोई आदमी अगर बीमा करवाता है या कोई समूह अगर बीमा करवाता है किसी भी चीज़ के लिए, अगर उस क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो कुछ तो कंपनसेशन वहाँ से उसको मिल सके, जिससे क्या होगा, सरकार को भी सहूलियत होगा कि वो अपने तरफ से थोड़ा देगी, थोड़ी मतलब कंपनी देगी, तो उसका मतलब कि जो जीवन निर्वाह है वो अच्छे से चल सकता है। तो फ्लड मतलब कि इंश्योरेंस करना चाहिए। उसके बाद से होता है बाढ़ संबंधित जागरूकता और शिक्षा देना चाहिए। यानी कि आपको सामुदायिक रूप से हो गया, मतलब कि जो सामुदायिक समूह होते हैं उनके माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो गैर ये सरकारी संगठन होते हैं उनके माध्यम से क्या करें कि लोगों को जागरूकता फैलाया जाए कि मतलब कि बाढ़ की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, अपना बचाव कैसे करना चाहिए। लोगों को मतलब इससे जागरूक करना चाहिए कि जो बाढ़ के खतरे होते हैं, जोखिम होते हैं, या पूर्व जो चेतावनी वाली प्रणाली होती है, या जो निकासी मार्ग होता है, जो आपातकालीन ये संपर्क वाला आदि जो बारे में क्या होता है, लोगों को जागरूक करके बताइए कि इससे मतलब कि कैसे बचा जा सकता है। तो ये सारे अगर व्यवस्था किया जाएगा तो बाढ़ की स्थिति को कम किया जा सकता है। थैंक यू।